अब बारी है देश का ओपिनियन पोल। हमने देखा उत्तर प्रदेश की 80 सीटें बाकी हैं, तो बाकी जगह तो देख लिया कि बीजेपी की लहर कहाँ है, कहाँ रुक रही है, कहाँ क्षेत्रीय पार्टियां आगे बढ़ रही हैं, कहाँ कांग्रेस थोड़ी जमीन वापस ले रही है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये बड़ी पार्टियां इस लोकसभा चुनाव में कितना असर डालेंगी नतीजों पर और अगली सरकार पर, ये बता रही हैं अब सुमेरा। जी हाँ किशोर, उत्तर प्रदेश के नतीजे हम जरूर बताएंगे, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा क्योंकि काफी चौंकाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत कुछ बदल रहा है, बताएंगे। लेकिन पहले बता दें अपने दर्शकों को दक्षिण भारत की तस्वीर, बड़ी तस्वीर। दक्षिण भारत की 134 सीटों का हिसाब, यूपीए को 35 सीटें मिल रही हैं, एनडीए को 21, लेफ्ट को 9 और अन्य के खाते में 69 सीटें जा रही हैं। इसके बाद बात करें पश्चिमी भारत की, तो पश्चिमी भारत की 141 सीटें हैं और यहां पर नरेंद्र मोदी की लहर दिखाई दे रही है। 106 सीटें बीजेपी गठबंधन को, यूपीए को 30 सीटें, लेफ्ट के खाते में कुछ नहीं और अन्य के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। इसके बाद उत्तर भारत की तस्वीर भी हम दिखाते हैं। जो बड़ी तस्वीर है उत्तर भारत की वो देखिए, 126 सीटें हैं, एनडीए को 67 सीटें मिल रही है, यूपीए को 22 ही सीटें मिल रही हैं, काफी पीछे, और अन्य के खाते में 37 सीटें जा रही हैं। तो ये उत्तर भारत की तस्वीर, लेकिन इसमें बहुत अहमियत रखता है उत्तर प्रदेश, जिसकी सबको बेसब्री से जिसका इंतजार है। उत्तर प्रदेश का हम ब्रेकअप आपको दिखाते हैं। पहले बुंदेलखंड का ओपिनियन पोल, कुल सीटें 4 है, यहां पर बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, बीएसपी को 2 सीटें मिल रही हैं और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिल रही है। तो ये बुंदेलखंड की तस्वीर। बुंदेलखंड के बाद मध्य उत्तर प्रदेश की बात अगर करें, मध्य यूपी की बात करें, तो यहां पर कुल 12 सीटें हैं, 6 बीजेपी को मिल रही हैं, 3 बीएसपी को मिल रही हैं, 2 कांग्रेस प्लस को, कांग्रेस गठबंधन को मिल रही हैं और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिल रही है। मध्य यूपी पर भी बहुत जोर रहा है बीजेपी का, लेकिन यहां उन्हें इस तरह से सीट मिल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखिए, यहां 29 सीटें हैं, बीजेपी को 15 सीटें मिल रही हैं, तो बीजेपी को यहां बहुत फायदा हो रहा है। बीएसपी को 3 ही सीट मिल रही है, कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें मिल रही हैं और समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिल रही हैं। इसके बाद बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की, और यहां कुल 35 सीटें हैं। तो देखिए यहां पर बीजेपी को 16 सीटें मिल रही हैं। पहले अगर याद करें अब 2009 में तो 4 ही सीटें उनके पास थी। बीएसपी को 9 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को यहां 11 सीटें मिली थी, लेकिन अब उन्हें 4 ही सीट मिल रही हैं और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिल रही हैं। लेकिन अब देखिए जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था कि कुल जो 80 सीटें हैं यूपी की, उसमें बीजेपी की लहर बरकरार है। बीजेपी सबसे आगे है, सबसे बड़ी पार्टी है, 38 सीटें उन्हें मिल रही हैं। हालांकि पहले 40 मिल रही थी, 2 सीटें यहां कम हुई हैं। लेकिन एक और चौंकाने वाला आंकड़ा इसमें छिपा हुआ वो ये है कि बीएसपी को 17 सीटें मिल रही हैं। तो बीएसपी ने जो अपनी जगह है उसे किसी हद तक हासिल करने की कोशिश की है। 20 सीटें उनके पास 2009 में थी, अभी वो 17 तक पहुंच रही हैं। कांग्रेस गठबंधन को 11 सीटें मिल रही हैं और समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान है, समाजवादी पार्टी को 12 ही सीट मिल रही हैं। लेकिन इस आंकड़े में जो एक तब्दीली हुई है उत्तर प्रदेश में, वो बीएसपी को लेकर है, जहां उनको अब 17 सीटें मिल रही हैं। तो किशोर, ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की। यहाँ तो 38 से बीजेपी काफी खुश होगी, लेकिन ये जो बीएसपी की बढ़त वापस आना शुरू हुई है, या बढ़त या जो रिकवरी होना शुरू हुई है, ये चिंता बीजेपी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। उधर कांग्रेस गठबंधन 11, थोड़ी शायद राहत ले कांग्रेस इससे कि चलिए नुकसान जो है वो उतना ज़्यादा नहीं जितना पहले दिख रहा था, क्या दोबारा फिर कुछ और सीटें रिकवर हो सकती हैं, ये उम्मीद जगेगी कांग्रेस में भी। समाजवादी पार्टी काफ़ी पीछे दिख रही है इस वक्त। लेकिन अमरोहा में क्या हाल है और अमरोहा की जनता क्या कहती है अब ओपिनियन पोल के इस नतीजे पर? चलते हैं सीधे नेहा के पास। शुक्रिया किशोर। अमरोहा की जनता यहाँ हमारे साथ है और उनके प्रतिनिधि भी, लेकिन ओपिनियन पोल आज का बेहद अहम है। और सबसे पहले यहाँ पर जो बोर्ड मौजूद है, एक बार फिर से सबको बताएंगे कि क्या है आंकड़े। यूपी की 80 सीटें और इसमें कांग्रेस प्लस, जिसमें कांग्रेस और आल इंडी शामिल है, हमारे सर्वे के मुताबिक 11 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी प्लस, इसे मिल रही है 38 सीटें यहाँ पर, और पिछला जो हमारा सर्वे था 40, उससे घट के 38 हुई हैं। समाजवादी पार्टी का हाल बुरा है, 12 सीटें। बीएसपी की अगर बात करें 17 सीटें और ग्राउंड जो है वो गेन किया है बीएसपी ने, अन्य के खाते में 1 सीट। हमारे साथ यहाँ पर पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी मौजूद हैं और सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी, सबका परिचय हम करा देते हैं। हमारे साथ हसन आरिफ अंसारी साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आप यूपी कांग्रेस कमेटी के।
साथ ही मौजूद हैं आरएलडी से नेता हरी सिंह ढिल्लों साहब, हमारे साथ एम चंद्रा साहब मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता विधायक भी हैं धनोरा विधानसभा से। इसके अलावा बीजेपी से हमारे साथ गिरीश त्यागी साहब मौजूद हैं, उधर आम आदमी पार्टी से अमरोहा सीट से प्रत्याशी मौलाना कल्बे रुशैद और साथ ही बीएसपी से नेता डॉक्टर आफ्ताब अहमद साहब हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मेरा पहला सवाल आपसे चंद्रा साहब, ये क्या हो गया है आपकी पार्टी को? 12 सीटों पर सिमट गई है आपकी पार्टी, नेताजी को कैसे बनाएंगे प्रधान? मैडम, अभी ये एग्जिट पोल है और पोलों की जहां तक अब तक बात की जाए कि ये पोल बिल्कुल सच्चाई से अलग हटके हैं। जब रियलिटी आपके सामने आएगी तो कोई दूसरा ही नतीजा आपके सामने आएगा। मैं अमरोहा की बात कर रहा हूं, आप अमरोहा में बैठे हुए हैं, यहां की स्थिति को आप देखिएगा। मेरे पूरे अमरोहा जिले के अंदर बीजेपी को एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं मिला कि जो यहां के लोकल आदमी को टिकट दे देते थे। उनको बाहर से लाना पड़ा है, उनको जी टिकट लेंगे। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी से गिरीश त्यागी साहब मौजूद हैं। गिरीश त्यागी साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, 38 सीटें आपको मिल रही हैं 80 में से। अगर मोदी की लहर है तो ये आंकड़ा 38 पर क्यों सिमट रहा है? हमारे पिछले पोल में आपको 40 मिल रही थी, लहर में इतनी सीटें मिलती हैं। मोदी की लहर है, ये बार बार आपने अपने सर्वे में, मैं नहीं कह रहा। नहीं, आप ही लोग दावा कर रहे हैं। नहीं, हम तो दावा कर रहे हैं, हम तो दावा 60 का कर रहे हैं, हम 38 का नहीं कर रहे। 60 सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में, 60 सीटें। जो लोग जागते हुए स्वप्न देखना चाहते हैं देखें, कोई पाबंदी नहीं है स्वप्न देखने पर। जहां तक मेरे आऊंगी आपके पास आगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आरएलडी नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता भी। सबसे पहले हरी सिंह ढिल्लों साहब, वो कह रहे हैं कि 38 सीटें आप लोग कम दे रहे हैं, मोदी की लहर है और भी ज्यादा आएंगी, आपका क्या होगा? आपने जो बताया ना, पहले 40 बता रहे थे आप लोग, अब इनकी 38 बता रहे हो। अगला ओपिनियन पोल होगा तो 28 आ जाएंगी। हम तो आपकी भी बता रहे हैं, आप कांग्रेस और आप तो 11 पे से। हमारे पास पिछली बार 5 सीटें थी आरएलडी के पास, इस बार 8 सीटें चुनाव जीत कर आ रहे हैं। ये आपका ही पोल बता रहा, आपके ओपिनियन पोल आ जाएगा। 8 सीट राष्ट्रीय लोकदल पार्टी चुनाव जीतेगी। पहली भी सीट हमारी थी, अब भी हमारी। मोदी की लहर नहीं है? मोदी की लहर ये आप लोगों ने बना रखी है, तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो आप लोगों की देन है मोदी की लहर। हमारे साथ हसन अंसारी, आरिफ अंसारी साहब मौजूद हैं। अंसारी साहब, आपकी पार्टी को आरएलडी से गठबंधन के बाद कुछ फायदा हो रहा है? हमारे पिछले पोल में भी आप 11 सीट पर थे, अभी भी आप 11 सीट पर हैं। अभी आप देखेंगे इसके बाद जब चुनाव होगा, हमने जाट समुदाय को पूरे हिंदुस्तान में बैकवर्ड का दर्जा दिया है, इसका फायदा पूरे देश में हमें मिल रहा है। ये बीजेपी के लोग जबरदस्ती दूसरे क्षेत्रों से आकर सिर्फ सर्वे रिपोर्टों को गुमराह करने के लिए और यहाँ शोर मचा के कहते हैं कि बीजेपी की लहर है। अरे कहाँ बीजेपी फायदा? जाट आरक्षण का फायदा हुआ। बीएसपी के नेता हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आफ्ताब अहमद साहब। आप लोगों की पार्टी अच्छा करती दिखाई दे रही है उस ओपिनियन पोल में। पिछली बार आपको 2009 में 20 सीटें थी, अब 17 सीटों पर आप आ रहे हैं, लेकिन वहां से कांग्रेस आरएलडी कह रहे हैं हमने केंद्र में जाट आरक्षण दिया, इसका फायदा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जनता सब जानती है। आपके ओपिनियन पोल ने पहले कम बताया था, लेकिन अब आपके ओपिनियन कहता है कि 17 सीटें। लेकिन मेरा मानना यह है कि बीएसपी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली पार्टी बनी। बीजेपी 60 सीटें कह रही है। नहीं, ये तो आप लोगों की देन है और ये मीडिया ने उनको इतना हाईलाइट किया है। कहीं कोई लहर नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी एक फैक्टर है और हिंदुस्तान की जब सरकार बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी उसके अंदर बड़ा रोल अदा करेगी। फैक्टर है। आम आदमी पार्टी से मौलाना कल्बे रुशैद साहब है, आप यहाँ से उम्मीदवार भी हैं सर, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे समीकरण में आप कहाँ हैं? हमारे पोल के मुताबिक आप तो खाता भी नहीं खोल रहे। वेल, बहुत प्यारी बात आपने कही है कि हम खाता नहीं खोल रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, मगर अगर आप गरीबों के घरों में जाएं, झोपड़ियों में जाएं, रोज रास्ते पे जाएं, ये जवान जो यहाँ किसी एक शख्स का नारा लगा रहे हैं, इनकी मजबूरियों में, इनकी जेब में झांक के देखें तो आपको पता चलेगा कि ये आम आदमी के साथ हैं, क्योंकि आम आदमी ही पार्टी एक ऐसी। उनको आम आदमी पार्टी को अमरोहा से कोई आम आदमी नहीं मिला, आप तो बाहरी चेहरा है ना, ये लोग कितना जानते हैं? ये मेरे भाइयों ने बहुत सही अंदाज से अपने जज्बे का इजहार किया है। अब तक तो जितने लोग थे वो अंदर ही वाले थे ना, फिर भी रोड में गड्ढे हैं, फिर भी झोपड़ियों में बत्ती नहीं है, फिर भी शास्त्री नगर में गरीबों के मकान पे लाइट के जो पोल हैं वो तो कैसा किया विकास? चंद्रा साहब, सीटें कैसे आएंगी आपकी? कहाँ किया आपने विकास? रोड देख रहे हैं
बिजली नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है यहाँ पर, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं है। हमारा विकास बोलेगा, हमने हर क्षेत्र के अंदर विकास किया है। मैं अपने मंडी धनौरा की बात आपको बता रहा हूँ, 51 सड़कें मैंने बनवाई हैं। आपकी सरकार को अमरोहा में प्रदूषण नहीं दिखाई देता, आपकी सरकार को यहाँ पर खराब सड़कें नहीं दिखाई देती स्टेट गवर्नमेंट की। सड़कें आपने देखी हैं, आप इस जिले की सड़कों को आप देखिएगा, दिल्ली की सड़कों से कोई कम नहीं है। यहाँ पर 2 साल के अंदर जो विकास हमने किया है, कन्याधन दिया है, यहाँ पर लैपटॉप। मुलायम सिंह यादव को ये क्यों कहना पड़ता है कि आप लोगों की सरकार चापलूसों की सरकार है? क्यों कहना पड़ता है? आपके नेताजी। आप ये देखिएगा कि मुलायम सिंह यादव ने सिर्फ जब ये रक्षा मंत्री बने थे उस समय हमारी 23 सीटें थी केंद्र के अंदर, और उस समय। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, मुलायम सिंह यादव क्यों फटकार लगा रहे हैं अपनी ही सरकार को? वो कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे आप लोग। उन्होंने फटकार लगाया है, को लगाई है उन्होंने, क्या बात कर रहे हैं आप? एज ए हेड ऑफ पार्टी वो अपने मुख्यमंत्री को आगाह करते रहते हैं, वो उनको सचेत करते हैं, वो कभी उन्होंने कोई ब्लेम नहीं लगाया, ऐसा कोई ब्लेम नहीं लगा है। पार्टी लहर की बात आप कर रहे हैं, मोदी लहर की बात आपकी पार्टी कर रही है। मुझे ये बताइए, यहाँ से कंवर सिंह तंवर को आप लोगों ने मैदान में उतारा है स्थानीय नेताओं की नाराजगी के बावजूद। वो तो कांग्रेस से इधर आए हैं, बीजेपी में कोई नहीं मिला। कोई नाराजगी नहीं है, जो लोग टिकट मांग रहे थे सब लोग उनका चुनाव लड़ा रहे हैं, नाराजगी कहाँ है? मुझे तो पता चला चेतन चौहान साहब जो यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं, अब तक सभी कार्यक्रमों में आते थे, आज मोदी जी की रैली में तो दिखाई नहीं। दिल्ली डीडीसीए के वो वरिष्ठ सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के 22 साल से सेवा कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नियम के अनुसार, नीति के अनुसार काम कर रहे हैं। चेतन चौहान 100% भारतीय जनता पार्टी। अब ये कहना चाहते हैं ना, मोदी की लहर है तो कंवर सिंह तंवर जैसे लोगों को भी टिकट देंगे जो कांग्रेस से यहाँ आए हैं, जिनका कोई आधार। मैं मीडिया से एक बात पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस का और लोकदल का प्री पोल अलायंस है, फिर भी आपने 2 लोगों को बुलाया, एक की 8 सीटें बता रहे हैं, एक की 11 बता रहे हैं, 19 बैठती हैं दोनों की। ये मीडिया पर हमारी हवा बनाने की बात कर रहे हैं। बता रहे सर, गलत आप कह रहे हैं, टोटल दोनों की मिला के 11 बता रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए हरि सिंह ढिल्लों साहब, ये बताइए कि आप लोग इस बार किसके साथ जाएंगे? पाले बदलने में आप लोग माहिर हैं। आप लोगों ने 2009 के चुनाव में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, अब आप कांग्रेस के साथ हो लिए, चुनाव के बाद फिर आप पाला बदलेंगे, जनता को पता लगना चाहिए। मैं आपको जानकारी दूं, मेरी बात शांतिपूर्वक सुनना। इस भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई। सेंट्रल गवर्नमेंट की 89 के अंदर बाहर से समर्थन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। 1977 में छोड़िए, मोदी आपके नेता को हवाई नेता कह रहे हैं अजीत। केवल हमारे पर आरोप लगा रहे हैं आप। मैं उन्हीं सब पार्टियों की बात कर रहा हूं। 1977 में सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी, 1989 में सेंट्रल गवर्नमेंट में बाहर से समर्थन, 3 बार बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में तो तकरीबन हर सरकार में रहे हैं सर। नहीं, आप अपनी बात का तो जवाब दीजिए। किसान का जहां हित होगा, जहां लड़ाई होगी किसान की, हमें कोई उसकी बात नहीं है। कांग्रेस ने लाभ दिया है। जनता से कुछ सवाल हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर जनता भी है जो सवाल पूछना चाहती है। क्या सवाल है आपका? हमारे सवाल है, कांग्रेस ने हमें कोई लाभ नहीं दिया, कोई लाभ नहीं दिया, वो हमारा शोषण करा है। ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस ने हमें कोई लाभ दिया हो या लोकदल ने कोई लाभ दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या सवाल है? मेरा भाजपा से सवाल है, मध्य प्रदेश के अंदर इनने रीवा और शहडोल के अंदर किसानों की 12 रुपए मीटर में 1,27,000 एकड़ जमीन ले ली, और उत्तर प्रदेश के अंदर वृंदावन में इन्होंने तमरा को 100 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपए में दे दी गई। अब तक ये अब जब इनकी सरकार आएगी तो ये किसानों की कितनी जमीन को अधिग्रहण करेंगे? ठीक है, आपका सवाल है कोई? आपका सवाल? कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। चौधरी अजीत सिंह राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब उद्योग मंत्री बने तो उन्होंने हमारे मंडल के लिए राय सवाल है कि तुम पूछो। सवाल है हमारा ये सवाल है कि जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके पति यहाँ से मंत्री जी भी हैं, उन्हें जिस गांव से 90% वोट मिले, लेकिन उन्होंने आज तक उस गांव में बिजली नहीं। आपसे सवाल बहुत संक्षेप में, बिजली नहीं दी आपने, लोग बहुत नाराज हैं आप लोगों से। मैडम, यहाँ पर आवाज ये सुन लीजिएगा प्लीज। यहाँ पर ये देखिएगा कि जिस समय हमारी 4 सीटें हमारी यहाँ पर पूरे जिले की जीती है, और हमारे संसद की 5 सीटें हमारी जीती हुई है। आपकी बात कीजिए सर, 12 सीटों पे सिमट। सुनिए मैडम, सुनिए तो सही। आप
आप नाराज मत होइए, आराम से सुनिएगा। हमारा काम बोल रहा है, हम जनता के बीच में अपने काम लेकर जा रहे हैं, कोई नाराज नहीं है यहाँ पर। ये सिर्फ विपक्ष के लोग हैं जो सिर्फ शोर मचाने वाले लोग हैं, वरना ये रिजल्ट आपको दिखाएंगे। आपने सुना यहाँ जनता ने, एक व्यक्ति ने सवाल पूछा, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, अब राकेश टिकैत को आप लोगों ने टिकट दिया है, ये सिर्फ राजनीति और कुछ नहीं। कोई राजनीति नहीं है। राकेश टिकैत ने जितना संघर्ष किसान के लिए किया, किसी ने नहीं किया। राकेश टिकैत की उम्र 49 वर्ष है। पॉलिटिकल पार्टी में क्यों शामिल हो गए? 49 वर्ष है उनकी उम्र। 43 बार किसान के लिए जेल जा चुके हैं। यहाँ तक नहीं है, मध्य प्रदेश में जेल जा चुके हैं वो। किसान का जितना काम राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन ने किया, किसी एक ने नहीं किया। ये सब ढकोसला है। ये तो उसी तरीके से है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, चलिए, वक्त हमारे पास इतना ही है किशोर, लेकिन यहाँ पे इतना साफ है कि नरेंद्र मोदी की लहर की अगर बात कर रही है बीजेपी, तो वो सीटों में उतना ज्यादा उछाल देखने के लिए नहीं मिल रहा। और अगर अमरोहा की बात करें तो समाजवादी पार्टी का जिस तरह का रवैया रहा है इस जगह को लेकर, उससे लोग नाराज हैं। बैक टू यू किशोर। तो यूपी में 38 सीटें, यूपी में 38 सीटें, क्या तस्वीर बन रही है पूरे देश में? एनडीए कहां तक पहुंचा है? सुमेरा जी हाँ किशोर, यूपी की पूरी तस्वीर दिखाएं उससे पहले यूपी के जो क्षेत्र हैं अलग अलग क्षेत्रवार बताते हैं कि किस क्षेत्र से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। बुंदेलखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं, बीजेपी को 1 ही सीट यहाँ मिल रही है, बीएसपी को 2 सीटें मिल रही हैं और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिल रही है। बुंदेलखंड के बाद अगर बात करें मध्य उत्तर प्रदेश की, तो मध्य उत्तर प्रदेश में 12 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटें मिल रही हैं, बीएसपी को 3 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी गठबंधन को 2 सीटें मिल रही हैं और समाजवादी पार्टी को 1 ही सीट मिल रही है। मध्य यूपी के बाद अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो ये बहुत अहमियत रखता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी कुछ बदला है इस चुनाव के दौरान और देखिए वो बदली हुई स्थिति दिखाई दे रही है। बीजेपी को 15 सीटें मिल रही हैं, बीएसपी को 3 सीटें ही मिल रही हैं, कांग्रेस गठबंधन को 5 और समाजवादी पार्टी को भी 5 सीट मिल रही हैं। और इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां पर वाराणसी सीट भी है, जहां पर असर डालना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, चुनाव लड़ रहे हैं उस इलाके से और उसका असर दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 16 सीटें मिल रही हैं, बीएसपी को 9 सीट मिल रही है, कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट और समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिल रही है। और अब अगर पूरी तस्वीर की बात करें, पूरा आंकड़ा उत्तर प्रदेश का 80 सीटों का आंकड़ा, तो बीजेपी सबसे बड़ा दल। सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी के पास 38 सीटें हैं, बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर उभर रही है, लेकिन बीएसपी ने अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करने की कोशिश की है। बीएसपी की जो सीटें हैं उसमें सुधार हुआ है। पहले ओपिनियन पोल के मुताबिक 17 सीटें उन्हें अब मिल रही हैं, कांग्रेस गठबंधन को 11 ही सीटें मिल रही हैं और समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान 12 सीटें मिल रही हैं। तो बड़ी बातें क्या हैं उत्तर प्रदेश से जो निकलकर बाहर आ रही हैं? उत्तर भारत में एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन है। उत्तर भारत की अगर बात करें तो एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन अभी भी बना हुआ है। मुलायम सिंह को उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान हो रहा है। सत्ता में वो हैं, बहुमत के साथ आए थे, लेकिन अब नुकसान हो रहा है। यूपी में बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर उभर रहा है, लेकिन साथ ही यूपी में मायावती एक बहुत अहम भूमिका निभा सकती हैं। ये तस्वीर भी उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। किशोर जी, सुमेरा, तो 38 सीटें, काशी जाने से पहले एक छोटा सा रिएक्शन यहां पर चाहूंगा। 38 सीटें तब भी टिकट बंटने के बाद बीजेपी कुछ सीटें कम हुई हैं, मायावती इंप्रूव हो रही हैं। इसका मतलब है कि एक अलग किस्म का कंसोलिडेशन बीजेपी के पैरेलल होने लगा। 38 सीटें, देखिए उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की ताकत को अगर हम लोग कम करके आंकेंगे तो ये हम अपने जो हमारा विश्लेषण है उसको बहुत नुकसान पहुंचेगा। बनारस, पंकज, नरेंद्र मोदी के सामने अभी कांग्रेस का उम्मीदवार भी नहीं है, अरविंद केजरीवाल हैं और शायद मुख्तार अंसारी। जी हां, शुक्रिया किशोर। हम हैं वाराणसी के वरुणा घाट पर। वाराणसी में तो तय हो गया कि नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल का मुकाबला होगा। दिग्विजय सिंह के बारे में कहा जा रहा था, कांग्रेस का सस्पेंस बना हुआ। बगल के आजमगढ़ से खुद मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ मौजूद लोगों को हम बताते हैं कि जो ओपिनियन पोल आ रहा है उसमें जो सबसे आखिर में यूपी का आया, बीजेपी को 38 सीटें, समाजवादी पार्टी को 12, बीएसपी को 17, कांग्रेस को 7 और आरएलडी को 4 सीटें मिलती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में कुछ भी नहीं दिख रहा है। संजीव सिंह, आम आदमी पार्टी के, क्या हो गया ये? नहीं, ये जितने भी सर्वे अभी तक पहले भी दिखाए गए, दिल्ली के चुनाव के पहले आपके ही सर्वे हुआ करते थे कि हमें 2 सीटें दिखाई गई। हमें दिल्ली के चुनाव में तो 15 सीटें दी थी। ठीक है, पहले भी दिखाई गई, लेकिन आपके ही सर्वे में दिखाया गया था कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित के खिलाफ नामांकन किया तो कहा, आप ही लोगों ने कहा साहब ये 1 सीट पा रहे थे, वो भी गंवा रहे हैं।
ये टोटली जो बनारस की जनता है वो आतंकवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार और अपराध की राजनीति करने वाले सारे दल हैं, इनको 68 सालों से नकार रही है और निश्चित यहाँ एक नया मैंडेट मिलेगा। नया मैंडेट आएगा। समाजवादी पार्टी के सूबेदार सिंह, क्या हो गया? ये तो साइकिल पंचर हो गई लगती है 12 सीट पे। जी नहीं, आप देखिए चंदौली समाजवादी पार्टी जीत रही है, गाजीपुर समाजवादी पार्टी जीत रही है। कहाँ से कह रहे हैं कि जीत रही है? माने हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी और वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी है बुरी तरह हार रही है। रामकिशन चंदौली जीत रहे हैं। बनारस में तो सपा जीत ही नहीं पाती। बनारस में इस बार समाजवादी पार्टी इतिहास रचेगी। बनारस में जो आता है यहाँ पर लोग मोक्ष प्राप्त करने आते हैं, हम लोग मोदी जी को मोक्ष दे देंगे। ये बीजेपी तो 38 दिख रही है, लेकिन आप लोग तो कह रहे थे 45 से 50। ये तो फिर मोदी का गुब्बारा कहीं फूट तो नहीं जाएगा? 45 से 50 सीट ही मिलेगी। ओपिनियन पोल आया है जब 38, तो निश्चित तौर पे 48-50 सीट मिलेगी, ये मेरा दावा है। और साहब इन सही दावा तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी आप लोग नहीं, इस बार नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी की लहर है पूरे देश में। मतलब बीजेपी नहीं, मोदी की लहर है। मोदी जी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है। एफडीआई, सीबीआई, घर जवाई, कांग्रेस आई के खिलाफ नरेंद्र भाई इस बार आए। आपके बगल में कांग्रेस के प्रजानाथ शर्मा जी हैं। ये 7 और उधर आरएलडी 4, 11 ही, क्या हो रहा है ये? इन लोगों का झूठा दावा ऐसे हर बार होता है। 99 में भी किया था, 2004 में भी किया था। ये सबसे बड़ा दावा इन लोगों ने राम लहर में किया था, जब देश भर में उन्माद फैलाया था पूरे देश भर में, तो बहुत खींचा इन लोगों ने रस्सी में बांध के। तो आपके पार्टी से तो कई लोग भाग के बीजेपी चले गए भैया, इतनी अफरा तफरी मची हुई है। बहुत जगह से हमारे पास भी आए हैं लोग। कहाँ? एक नाम नहीं है। बहुत से लोग आए हैं। बहुत यहाँ तो जगह पाल ही चले गए। तो ठीक है, चले जाएं, जिनको आवश्यकता नहीं है। कह रहे थे आप? दरअसल राहुल गांधी जी की इतनी लहर है कि लोग उड़ के दूसरे दलों में चले जा रहे हैं। सूबेदार जी, जो आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं मुलायम सिंह, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ा क्या? नहीं, नेताजी के चुनाव लड़ने से पूर्वांचल की सारी सीटों को हम जीतेंगे, और नेताजी के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने से यहाँ मोदी हारेंगे। आप भी यही सोच रहे हैं? नहीं, लहर तो इतनी भाजपा की अच्छी है कि जब अरविंद केजरीवाल ने बेंगलुरु से कहा कि मैं बनारस आ रहा हूँ, तो मोदी जी बड़ोदरा भाग गए। और बनारस की जनता अपना मत बेकार नहीं करना चाहती, वो जानती है कि असली भगोड़ा कौन है। वो कहती कि हम 6 महीने बाद इलेक्शन। बात तो है कि केजरीवाल ने चुनौती स्वीकार की। देखिए, केजरीवाल राजनीति का वो चीटर है। वो चीट करता है, फिर ट्वीट करता है। गुजरात में चीट करता है, फिर ट्वीट। ये चीट और ट्वीट का काम तो मोदी भी और दिल्ली में ये हिंसा कराता है वो आदमी। महात्मा गांधी का पोता बीएसपी से हम बात करेंगे। अब की बार क्या मायावती, पहली बार होता था कि पीएम की रेस में होती थी, मंच से नारे लगते थे, अब की बार कुछ लग नहीं रहा ऐसा। ये आप लोग जो है, आप लोगों के माध्यम से चाहे जिसे पीएम बना दें, विषय तो पहले ये होना चाहिए कि पीएम की बात नहीं होनी चाहिए, पहले कौन बनेगा एमपी। जब पिछली बार तो आप रैलियों में मन से कहते थे कि बहन जी को लोकसभा पीएम भेजना है, वहाँ बिल्कुल लोकसभा की तस्वीरें भी होती थी। यह 101% वाराणसी की सीट बहुजन समाज पार्टी के झोली में जाने वाली है। पिछली बार बीएसपी ने मुख्तार अंसारी को भी लड़ाया था। आप लोगों को क्या लग रहा है, किसकी हवा है? देखिए, नरेंद्र मोदी की हवा है। और केजरीवाल जी के लिए मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, हवा मिश्रित है। आप लोगों को क्या लग रहा है? हम लोगों को मोदी ही लग रहा है। नरेंद्र भाई मोदी जी का जब से उम्मीदवार। चलिए, आप लोगों को क्या लग रहा है? जिस तरीके से अभी आपने कहा कि मोदी बनाम केजरीवाल है, ऐसा कुछ नहीं है। बनारस की जनता जो भी चाह रही है, मुलायम सिंह यादव से सब लड़ेगी। समाजवादी आप लोगों को क्या लग रहा है? ये देखिए, सैलानियों का शहर जरूर है, यहाँ सैलानी आएंगे, उनका स्वागत है, लेकिन चुनाव नरेंद्र मोदी नहीं जीतते हैं, हिंदुस्तान के पता नहीं किस। चलिए ठीक है। मुरली मनोहर जोशी भी तो सैलानी थे। बनारस की जनता है, ये सब जनता जानती है। यहाँ 2500 साल से बाहरी लोग आ रहे हैं और जीत के चले जा रहे हैं। इस बार ऐसा हो भैया, आज के डेट में 3 विधायक बीजेपी के, सांसद बीजेपी का, इनका पूरा खानदानी बीजेपी का चला आ रहा है। और गंगा गांधी है क्या? गंगा के नाम पर मोदी भी वोट मांग रहा है। गंगा के नाम पे तो मोदी भी वोट मांग रहा है। देखिए, माँ गंगा हमारे एजेंडे में है और माँ गंगा को जीकर साबरमती नदी को साफ किया गया है। इस बार माँ गंगा को हम लोग साफ करेंगे और कर दिए। हरिद्वार से लेके यहाँ तक गंगा दिखती नहीं, साफ कर दिया इन्होंने। सही कह रहे हैं। एजेंडे में राम भी रहा करते थे और आज सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से।
यही भाजपा का हाल है। हर हर मोदी। देखिए इन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है सिवा इस तरह का तोहमत। कभी कहेंगे सांप्रदायिकता भड़का। बताइए, एक बात बताइए कि आप लोग मोदी को रोकने के लिए सपा बसपा कांग्रेस एक साथ नहीं हो सकते? ना। माननीय नेताजी, देखिए माननीय नेताजी, माननीय मुलायम सिंह जी, इस समय देश की आवश्यकता है। आपका तो मोर्चा भी नहीं बन पाया। अरे मोर्चा क्या होता है, उसके बाद बन जाएगा। कांग्रेस किसको समर्थन देगी? भाई आप बताइए। बनारस से कल जो है हीरानगर जम्मू से माननीय मोदी जी का एक स्टेटमेंट आ रहा था कि मुझे 60 साल नहीं, मुझे 60 महीने चाहिए और देश का प्रधानमंत्री नहीं, देश का चौकीदारी मांग रहे थे। मैं माननीय मोदी जी से पूछना चाहता हूं, इस काशी के धरती से प्रश्न छोड़ना चाह रहा हूं कि आपने तो पिछली बार मुख्तार को लड़ा, अब की बार कोई और लड़ा रहे हैं। मुख्तार को पार्टी ने निष्कासित कर दिया। आप क्या है? मोदी जी की लहर का सैलाब है, सैलाब में सब लोग डूब जाएंगे। क्या भाई, ये तो कह रहे हैं सैलाब। देखिए इस समय चीन के सवाल पर किसी दल की कोई नीति नहीं है। चीन के खतरे नहीं। आपको क्या लग रहा है कि मोदी की लहर है या नहीं? कोई लहर नहीं है, कोई लहर नहीं है। संजीव ये बताइए, केजरीवाल और मोदी की चुनौती जो है उसको कैसे यहाँ पर करेंगे? केजरीवाल नाम देखिए, ये जो चुनाव हो रहा है, तीनों लोगों की प्यारी काशी है और काशी हमेशा देश को संदेश देने का काम किया है। 67 साल बाद ये जो चुनाव काशी का हो रहा है, ये किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं हो रहा है। आगे की राजनीति तय होने जा रही है कि एक तरफ बेईमान भ्रष्टाचारियों की राजनीति करने वाले लोग हैं और एक तरफ ईमानदारों की। ये सही कह रहे हैं, किसी व्यक्ति का नहीं, विकास का होगा। ये बताइए, ये दिग्विजय सिंह लड़ने वाले थे, क्या हुआ? ये दिल्ली एक सज्जन है, दिल्ली का वादा छोड़ के जनता को झाड़ू लेकर यहाँ भ्रष्टाचार दूर। आपने तो दिल्ली में समर्थन भी दिया। नहीं तो हम इनको ग्लाइकोडिन देना चाहते हैं। पहले ये खांसी अपनी दूर कर ले। और एक सज्जन, सुन लीजिए मेरी बात, एक सज्जन अगर घर में एक व्यक्ति खांसी खांसता है तो उस घर में चोरी नहीं हो सकती। हमारे व्यक्ति ने। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ये बताएं कि राज ठाकरे से उन्होंने हाथ मिला लिया, जो कि उत्तर भारतीयों पर जुल्म। ब्रह्मांड का जादूगर, ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा नेता बीजेपी ने घोषित जनता चाहती है सिर्फ मोदी। सर माननीय सर भाजपा को किसी ने वोट नहीं देगा और माननीय मुलायम सिंह यादव यहाँ। अरविंद केजरीवाल जी के लिए कि वादे तो होते हैं अक्सर तोड़ने के वास्ते, फिर बहाने बनाने के कई है रास्ते। ये केजरीवाल पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो रहा। कभी कहे चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर चुनाव लड़ने चले जाए, तो कैसे एतबार करेंगे? नहीं, भरोसा जनता कर रही है। भरोसा इतना जनता कर रही है कि जिस दिन यहाँ पे केजरीवाल का रोड शो हुआ, सारे दल थर-थर हो गए और एक ही नारा चल रहा है कि थर-थर मोदी, घर घर झाड़ू। वो हर हर महादेव के नारे के साथ वो भूल ये आप वाले इसी तरह की नौटंकी करते हैं। इस बार इनकी नौटंकी का श्याम मरणा मुक्ति, इस बार ये यहाँ मोक्ष प्राप्त करेंगे। हम पिंडदान करा देंगे इन लोगों का। भाई क्या लग रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी कोई मतलब नहीं है, केवल मुलायम सिंह, केवल मुलायम सिंह। और ये राहुल गांधी का, ये सूबेदार सिंह जी की साइकिल का कुत्ता फेल हो गया है। इन्होंने गंगा को बेच दिया, बाबा विश्वनाथ की बोली लगा दी। अब कह रहे हैं उम्मीदवार नहीं ला। अब ये नया नारा कह रहे हैं उम्मीदवार। या देवी मोदी सर्वभूतेषु। जब मोदी अपने राजनीतिक गुरु आडवाणी के नहीं हुए तो काशी की जनता का क्या करेंगे? क्या होगा? काशी का विकास गुजरात की तरह होगा। निश्चित तौर पे बनारस को खाक भी जहाँ की पारस है उस शहर। काशी का विकास इतना है, काशी का विकास गुजरात नहीं चाहिए। जब नरेंद्र मोदी का विकास देखने अरविंद केजरीवाल चाहते हैं तो सीसी बोतलें फेंकी जाती हैं, हमारे साथियों को पत्थरों से मारा जाता है। और किसने मारा? ये क्या हुआ? ये लोग कह रहे हैं बीजेपी वालों ने उन पर पत्थर फेंके। ऐसा हर जगह नाटक। वो अपने इनके संस्कार में पत्थर फेंकना, दंगा कराना। अपने जेब में काली स्याही लेकर चलते हैं और अपने मुंह पर खुदा। बनारस को गुजरात नहीं चाहिए। ये हिंदू धर्म के रक्षक बनते हैं। एक व्यक्ति गंगा स्नान करता है, काशी में स्नान से आता है और अंडे फेंके जाते हैं। क्या हिंदू संस्कृति? ये तो मानना पड़ेगा।
बनारस नरेंद्र मोदी को, और अभी चुनाव में बहुत वोट डालने में बहुत वक्त है, और तब तक यहाँ पर इसी तरीके से काशी में सियासी माहौल गर्म हो गया। तो ये बनारस का हाल, लेकिन 38 सीटों से बीजेपी संतुष्ट होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि 80 में से 38 अगर यहाँ पर हैं और बाकी जगह भी वो बढ़त बनी हुई है, तो कांग्रेस या दूसरी पार्टियां थोड़ा सा जमीन वापस भी ले रही हो तो भी ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए 272 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। बोलो अब यह है कि बीजेपी की लहर है। बीजेपी की लहर इसलिए है क्योंकि बीजेपी ही सबसे ज्यादा करीब दिख रही है सरकार बनाने के। कांग्रेस की थोड़ी सी वापसी हो रही है, लेकिन इतनी सी वापसी से कुछ नहीं होने वाला। और आम आदमी पार्टी सीटों में तो कम से कम कुछ नहीं करते दिख रही है। सिर्फ दिल्ली के अलावा चंडीगढ़ की सीट ऐसी लग रही है ओपिनियन पोल में जो आम आदमी पार्टी के हाथ में आ रही हो। हालांकि उनको उम्मीदें गाजियाबाद से भी हैं, जहाँ मौजूद हैं सरोज। किशोर, मेरे साथ यहाँ मौजूद है गाजियाबाद की जनता भी और तमाम पार्टियों के प्रवक्ता भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन हम सबसे पहले रुख करेंगे जनता की कि आखिर उनके लिए मुद्दे क्या हैं, क्यों वो वोट करेंगे और किसके लिए वोट करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है इस बार अगर आप 10 अप्रैल को वोट करने जाएंगे तो क्यों करने जाएंगे? इसलिए करने जाएंगे कि जो भ्रष्टाचार और ये वो है सबको देखा, आपका मोदी को देख लो। अच्छा, भ्रष्टाचार और मोदी दोनों को देखने के लिए आप जाना चाहते हैं। आपसे जानना चाहूंगी आप। मैडम, हमारा मुद्दा यह है कि हम जो भी वोट देना चाहेंगे वो अपने पक्ष के लिए देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि जो भी जीते, लेकिन वो हमारे लिए कुछ काम करके दिखाए। काम करके दिखाए? क्या काम करवाना चाहती हैं आप अपने नेता से? यहाँ पे हमारी सेफ्टी होनी चाहिए और क्या नाम है, विकास होना चाहिए। जब महिला हैं इसलिए सेफ्टी की बात पहले कर रही हैं, विकास की बाद में। आपसे जानना चाहूंगी आपके लिए। मैम, सबसे पहले तो जो भी यहाँ से जीते, मैं चाहूँगा कि वो एक आम आदमी, मतलब आदमी पब्लिक से ज़रूर मिले, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं वो यहाँ आके सिंपली उस समय तो सब नमस्ते करते हैं, जी वोट दीजिए, उसके बाद कोई नहीं आता। यही दुखड़ा है इस गाजियाबाद सीट की, क्योंकि लोगों का कहना है जो यहाँ से सांसद हैं वो वापस कभी नहीं आए, वोट लेकर गए। तमाम पार्टियों के हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं, बीएसपी से हैं। सर, आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका यहाँ पे अगर हम विधानसभा की बात करें तो 4 पर कब्जा है, 1 पे सपा है। आपको क्या लगता है क्यों इस बार आपकी पार्टी जीत कर आएगी, अगर आएगी गाजियाबाद सीट से? हमारी पार्टी जीत कर आएगी विकास के लिए। आज जिस तरीके से गाजियाबाद, इससे पहले जब हमारी सरकार थी, उस जो विकास हुआ, जिस तरीके के यहाँ पर हम लोग शासन चलाया बहन जी ने, हम विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे 4 विधायक हैं, आज भी विधायकों ने अपने क्षेत्र के अंदर विधायक निधि से काफी कार्य करवाए हैं। और आज हमारे सांसद निधि से काम नहीं होता क्या? सांसद निधि से कोई कारण नहीं हुआ। ये हमारे साथ बीजेपी से एसपी सिंह साहब हैं। सर, आपसे जानना चाहती हूँ, कह रहे हैं कि विधायक की निधि से ही काम हो रहा है, सपा ये सांसद निधि से नहीं हो रहा है कुछ। नहीं, ये अपने विधायक, चूंकि इनके विधायक हैं तो इसलिए ये विधायक की बात करेंगे। सांसद बीजेपी का है तो बीजेपी बात करिए ना। सांसद निधि से जितनी सांसद निधि आई उससे भी ज्यादा सांसद निधि राजनाथ सिंह जी ने यहाँ लगवाई। तो फिर सीट क्यों छोड़ गए? सीट जो छोड़ी है वो एक रणनीति के तहत छोड़ी है पार्टी ने रणनीति के तहत बड़े बड़े नेताओं को अलग अलग सीटों से लड़ाया है। हमारे इस क्षेत्र से वीके सिंह जी हैं, काशी क्षेत्र से अपना बात गाजियाबाद सीट की कह रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ काम किया है तो फिर अपनी सीट क्यों छोड़ गए? नहीं, मैं पहले ही कह रहा हूँ, सीट छोड़ के नहीं, ये बकायदा पार्टी ने रणनीति के तहत उनको अवध क्षेत्र में भेजा है जिससे पार्टी को लाभ मिले। काशी क्षेत्र जनता से राय लेते हैं कि क्या पिछली बार के सांसद राजनाथ सिंह जी के काम से आप खुश थे? उन्होंने काम किया है, ऐसी बात नहीं है। कोई भी नेता हो वो काम जरूर करता है। जनता को ये लगता है शायद उन्होंने काम नहीं किया। मुझे लगता है, आपको लगता है काम किया? आपको लगता है काम हुआ? बिल्कुल नहीं किया, तभी वो छोड़ के भागे हैं। आपके समर्थक? बिल्कुल उन्होंने कोई काम नहीं किया। एक मुद्दा कोई एक काम नहीं, संसद में कोई एक मुद्दा कोई नहीं उठाया, कोई मुद्दा नहीं उठाया। हम बात करेंगे, यहाँ पे बाकी पार्टियों से भी लोग हैं। बीजेपी को कह रहे हैं कि लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहती हूँ, आप कांग्रेस की तरफ से हैं, राजबब्बर जी को आप लोगों ने यहाँ उतारा है, क्या लगता है क्यों आपको वोट दे? हमारे जो पहले सांसद थे आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उनकी तो सांसद निधि लैप्स हो गई थी। अच्छा। और एक काम कोई ये बता दे कि गाजियाबाद में सांसद ने, बीजेपी के सांसद ने कोई एक काम कराया हो, कोई अस्पताल बनवाया हो, कोई मतलब आपको इसलिए हमारे आदरणीय राजभर जी यहाँ पे किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है। राजभर जी, क्या लगता है आपको इतने पहले उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उसका फायदा अब मिलेगा सपा से? नहीं, ये संभव नहीं है। बहुत समय हो गया और कभी गाजियाबाद दोबारा लौट के नहीं आए। एक बाहरी व्यक्ति गाजियाबाद की जनता को कभी न्याय नहीं दिला सकता। तो आपको क्या लगता है आपके कैंडिडेट को इसलिए वोट मिलेगा? लेकिन विधानसभा चुनावों में हमने एक ट्रेलर देखा था, उसमें सिर्फ 1 सीट आपको मिली थी। देखिए, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में फर्क होता है।
इस बार जनता समझ चुकी है कि किसी भी हालत में ऐसे व्यक्ति को जिताना अच्छा है जो लोकल और स्थानीय हो, कम से कम लोगों के सुख दुख को समझता हो। ये आप पर भी कटाक्ष है क्योंकि आपके उम्मीदवार पर भी, शाजिया इल्मी पर भी ये आरोप है कि वो यहाँ की नहीं है और इसलिए यहाँ के लिए कुछ देखिए, जो साथी कह रहे हैं, अगर 5 साल से होर्डिंग जितना लगवा रहे हैं रावत साहब, अगर वही एक खोड़ा के कॉलोनी में दे दिए होते तो मुझे लगता है खोड़ा पेरिस बना होता। और दूसरी बात, बब्बर साहब की बात करूं तो बब्बर साहब 12 रुपए की थाली देते देते वहां से यहाँ आ गए। जो आंदोलन बता रहे हैं यहाँ किए थे, वो 12 रुपए की थाली यहाँ खिलवाते जनता को। 12 रुपए की थाली पर यहाँ का चुनाव लड़ा जाएगा इस बार। बब्बर साहब बोले हैं तो थाली खिलवाएं, जनता खिलवाएं, वोट दे जनता उनको। मैं खुद कह रहा हूँ तो बब्बर साहब थाली खिलवाएं, थाली बब्बर थाली तो नहीं खिलवा। लेकिन दूसरों पर आप अगर ट्वीट कर शाजिया इल्मी वीके सिंह के डेट ऑफ बर्थ पे बात करती हैं तो क्या उससे गाजियाबाद की जनता बिल्कुल वीके सिंह जी 10 कार्यकर्ता का नाम नहीं जानते होंगे। और एक बात बताऊं, बीएसपी ने 300 करोड़ बता रही कि खोड़ा के लिए हम दिए। सपा की सरकार है, बीएसपी बताया कि 300 करोड़। लेकिन आपको नहीं लगता, अब जनता से भी राय लेते हैं, आपको नहीं लगता कि आप पार्टी भी कहीं ना कहीं अपने विधिन उसमें कुछ? अभी 2 पार्टियों ने एक सवाल किया बाहरी का। मैं दोनों पार्टियों से एक बात पूछना चाहता हूं। जनरल वीके सिंह जो थल सेना अध्यक्ष रहे हैं, क्या एक सैनिक एक बाहर का हो सकता है जब और सरहदों पर अपने सैनिक बाहर का हो सकता है? आपको लगता है बाहरी कैंडिडेट होना भी एक मुद्दा है? जी, एक मुद्दा है। नहीं, हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। एक प्रश्न पूछूं मैं? बाहरी होने का कोई मुद्दा नहीं है। बाहरी तो विदेशी होता है, बाहरी तो विदेशी होता है, बाहरी विदेशी तो। देखा आपने, जनता की बटी राय है, लेकिन इनका कहना है कि सांसद वो हो जो बाकी संसद में चुनकर जाने के बाद जनता के पास एक बार उनका भी हाल पूछने आए। किशोर।